गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एनसीईआरटी फर्स्ट न्यू चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो बेसिकली जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर की, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने दो एक्टिविटी दे रखी है, उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो हमने लास्ट वीडियो में दो एक्टिविटीज को डिस्कस किया था, जो हमने शुगर सॉल्ट या फिर डिटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वाटर में स्टिर करके। ठीक है, और फिर इसी तरीके से जब हम टी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या फिर लेमोनेड नींबू पानी बनाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं एक टाइप के मैटर के, उनके बीच में जो पार्टिकल्स होता है वो दूसरे टाइप के जो मतलब सेट हो जाते हैं, जो हमने शुगर के और सॉल्ट वाले केस में देखा था लास्ट वीडियो में हमने। ठीक है, इससे शो होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, इससे हमने आसानी से देख लिया था, क्योंकि लास्ट में जब हमने शुगर मिलाया था और सॉल्ट मिलाया था तो क्या हो रहा था कि हमने जैसे इसको स्टिर किया तो वो मिक्स हो गया। तो बेसिकली मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, बहुत छोटा स्पेस होता है, जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखेगा। तो जब हम सॉल्ट या फिर शुगर डाल देते हैं तो क्या होता है, और हम स्टिर करते हैं तो वो उसके बीच में जाकर सेट हो जाते हैं वो पार्टिकल्स। ठीक है, जब वो पार्टिकल सेट हो जाते हैं तो वो हमको डिसअपियर हो जाते हैं और जो वाटर लेवल है वो भी वैसे का वैसे रहता है। तो शायद मेरे ख्याल से होप सो कि आपको ये पहली जो कैरेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम क्लियर हो चुकी होगी। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्टिविटी को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि वो एक साथ हमेशा घूमते रहते हैं, उसके लिए हम पहली एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि हम सबसे पहले एक इंसेंस स्टिक ले लेंगे। ठीक है, और उसको हम एक किसी भी अपने कमरे में या फिर अपनी क्लास में उसके कॉर्नर में रख देंगे। ठीक है, और हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। अब इसमें पहला क्वेश्चन आया कि आपको उसको सूंघने के लिए, आपको उसकी स्मेल को, उसकी फ्रेगनेंस को स्मेल करने के लिए, फील करने के लिए आपको कितना पास जाना पड़ेगा या कितने दूर से आपको स्मेल आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस इंसेंस स्टिक को जला देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, क्या आपको दूर तक, आप जब आप दूर तक जाएंगे तो क्या आपको वो स्मेल आएगी, है ना। इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, हम एक कोने में अपने कमरे में ही कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, कि कोने में हम क्या करेंगे, एक अगरबत्ती को लेंगे और उसको जला देंगे, और उस कमरे के अपोजिट जो डायरेक्शन होगी डायगोनली, ठीक है, हम वहां पर जाकर बैठ जाएंगे। तो देखना कि 5 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद आपको स्मेल आना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या प्रूफ हो गया, पहली चीज कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्योंकि बेसिकली जब कोई चीज मूव ही नहीं करती है ना, अगर ऐसा होता कि वो मूव ही नहीं करते तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाते आप तक। ठीक है, वो तो हमेशा वहीं के वहीं रहते जहाँ पर वो उसकी इंसेंस स्टिक लगी हुई है। आपके पास आ रहे हैं 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद बाय द हेल्प ऑफ एयर, इसका मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, पहली एक्टिविटी हो गई। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या करेंगे, 2 ग्लास ले लेंगे या फिर बीकर ले लेंगे और उसको पानी से फिल कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसमें एक बीकर में हम डालेंगे ब्लू या फिर रेड इंक की ड्रॉप। ठीक है, और केयरफुली उसको एक साइड में बीकर को रख देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे बीकर में हनी डालेंगे। ठीक है, शहद जिसको हम बोलते हैं, और उसको बिना डिस्टर्ब किए एक कोने में अपने हाउस के या फिर जहाँ पर भी आप क्लास में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ पर हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, और फिर हमको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे कि पहली ऑब्जर्वेशन तुरंत जब हमने इंक ड्रॉप को ऐड किया क्या मिली, सेकंड ऑब्जर्वेशन कि जो हमने ड्रॉप डाली थी हनी की उसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली वाटर में बेसिकली, और थर्ड
क्वेश्चन हमारा आया कि कितने घंटे या फिर कितने दिन बाद हमको जो कलर था इंक का वो पूरी तरीके से वाटर में स्प्रेड करने को मिल गया, ठीक है, पूरी तरीके से फैल गया, ठीक है। तो हम बेसिकली शुरू के 2 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, थर्ड तो हम जब प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ को करेंगे तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उसमें इंक को पूरी तरीके से मिक्स होने में, फैलने में 5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगा, या 10 मिनट में फैल गई, या जो शहद था उसको कितना टाइम लगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम क्लियर कर देंगे कि पहले कौन फास्टली प्रोसेस होगी और फिर स्लो प्रोसेस कौन सी होगी, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, तो जैसे ही हमने इंक ड्रॉप को ऐड करेंगे वो जल्दी से क्या होगा, घुलना चालू हो जाएगी, बिना डिस्टर्ब किए वो अपनी तरह से पूरी तरीके से फैलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो हनी होगा, जब हम हनी डालेंगे ड्रॉप की, है ना, ड्रॉप डालेंगे हनी की, तो वो क्या होगा, वो भी घुलना चालू होगी लेकिन धीमे, एज कंपेयर टू इंक वो धीमे होगी। इसके पीछे जो रीजन है, जो बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मैं आपको लास्ट में जो इसमें से मतलब पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और मतलब हर लेवल पे, जेईई मेंस के लेवल पे और एकेडमिक लेवल पे, दोनों ही लेवल पर इम्पॉर्टेंट है। वो मैं आपको लास्ट में इसमें फाइल अटैच कर दूंगा, वो आपको देख सकते हो इसी वीडियो में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको सीधे मेरे ब्लॉग जो है ब्लॉग चैनल पे, वहां पर मैं आपको डाल दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन बेसिकली आया कि हनी को इंक के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम क्यों लगा, ठीक है, क्योंकि जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें ये क्लियर कट पता चल जाएगा कि जो इंक होगी वो बहुत तेजी से फैलना चालू हो जाएगी एज कम्पेयर टू हनी। तो इसके पीछे का जो रीजन है, जो डेंसिटी होती है हनी की वो ज्यादा होती है इंक के कंपैरिजन में, तो इसी वजह से जो हनी है ना वो ज्यादा टाइम लेगा फैलने में एज कम्पेयर टू इंक, है ना। रिपीट अगेन, मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो डेंसिटी होती है हनी की वो ज्यादा होती है, ठीक है, इंक के कंपैरिजन में, इसी वजह से वो ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, फिर वही चीज आई कि जो इंक थी और हनी था, दोनों ने भले ही डिफरेंट टाइम पर वो स्प्रेड आउट हुए लेकिन वो फैले, ठीक है, पूरे जो वाटर था उसमें पूरी तरीके से फैल गए, ठीक है। तो बेसिकली हमको फर्स्ट वाले और सेकंड जो एक्टिविटी थे दोनों से हमको ये कंक्लूजन मिला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। उसके बाद गाइस थर्ड एक्टिविटी आती है, वो भी बेसिकली इसी चीज को प्रूव करेंगे उस एक्टिविटी से कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिस्टल लिया कॉपर सल्फेट का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का और उसको एक हॉट वाटर के ग्लास में डाल दिया, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर लिया जिसमें हमने कंटेनर या फिर बीकर ले लिया और उसको हमने कोल्ड वाटर में डाल दिया, ठीक है, और उसको हमको मिलाना नहीं है सोल्यूशन को, ठीक है, और जो क्रिस्टल्स थे वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली फिर वही 4 क्वेश्चन ऑब्जर्व होते हैं कि जब हमने सॉलिड क्रिस्टल को ग्लास में डाला तो सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है, सेकंड कि जब थोड़ा टाइम बाद हमने उसको देखा फिर क्या हुआ, ठीक है, थर्ड क्या जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के या फिर लिक्विड के, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है कि कैसे रहे वो, सॉलिड नेचर में ही रहे या फिर लिक्विड नेचर में आ गए, ठीक है, जो हमने ड्रॉप किए थे क्रिस्टल। और चौथा था क्या जो रेट ऑफ मिक्सिंग होगा क्या उस पर चेंज, टेम्परेचर के चेंज होने पर फर्क पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा। तो बेसिकली जो फोर्थ क्वेश्चन है कि जो टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहले चीज को हम डिस्कस करते हैं, हमने सॉलिड क्रिस्टल को डाल दिया, तो बेसिकली जो कॉपर सल्फेट अगर हम डालेंगे तो जो वाटर होगा हमारा, जो बीकर में पानी होगा वो हमारा ब्लूइश कलर का हो जाएगा, ठीक है, या फिर अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं तो वो हमारा वॉयलेट या फिर पिंकिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड क्रिस्टल को जब हमने डालेंगे तो कुछ क्रिस्टल ऐसे हो जाएंगे जो हमारे 3-4 क्रिस्टल अगर हमने डाल दिए तो कुछ टाइम बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो मे बी कुछ क्रिस्टल ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से फिलअप हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से घुल जाएंगे, और कुछ हो सकता है जो नीचे बैठ जाएं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमको पहला कंक्लूजन मिला वो यही मिला कि सॉलिड क्रिस्टल है वो आसानी से स्प्रेड आउट हो जाएंगे दोनों ही केस में, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट हो चाहे वो कॉपर सल्फेट हो। सेकंड
जब हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो वो पूरी तरीके से हमें फैल चुके होंगे, ठीक है। चाहे वो कॉपर सल्फेट होगा तो ब्लूइश कलर का पानी हो चुका होगा, और अगर हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होगा तो वो हमारा पिंकिश कलर का हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड, क्या पार्टिकल्स का जो नेचर होगा वो सॉलिड नेचर का होना चाहिए, लिक्विड नेचर का होना चाहिए? देखिए, अगर सॉलिड नेचर का होगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है उनको मिक्सअप होने में, और अगर लिक्विड नेचर का होगा तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो बेसिकली मेन है हमारा, क्या रेट ऑफ मिक्सिंग टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा? यस, हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को हॉट वाटर के जो बीकर हमने किया था उसके साथ में उसको देखें तो उसमें जो वाटर ब्लू में टर्न होगा, अगर हमने कॉपर सल्फेट लिया है तो ब्लू में टर्न होगा, और अगर पोटेशियम परमैंगनेट लिया है तो पिंक में टर्न होगा। तो हॉट वाटर वाले जो बीकर होगा उसमें जल्दी होगी ये प्रोसेस, और एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम हीटिंग करेंगे, पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स थे जो गर्म पानी में जब हम डाल देंगे कॉपर सल्फेट को, तो दोनों ही जो पार्टिकल्स हैं कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, दोनों ही क्या गेन कर लेंगे? काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे तो वो तेज़ी से मूव होना चालू करेंगे, क्योंकि जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे किस पे डिपेंड करती है? मूवमेंट पे डिपेंड करती है। और इसी फास्टर मूवमेंट की वजह से जो होगा, हमारा जो हॉट वाटर में कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट होगा वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिक्सिंग वाली बात आ गई, ठीक है। सो इन तीनों ही एक्टिविटीज़ पे, मतलब पहली जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करी थी इंसेंस स्टिक वाली, सेकंड जो हमने परफॉर्म करी थी वो हमने इंक और हनी वाली, एंड थर्ड जो अभी लास्ट अभी डिस्कस करी है वो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमने क्रिस्टल लिया वो वाली। उन तीनों से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या करेंगे? ये काइनेटिक एनर्जी को पजेस करते हैं, और वही जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा पार्टिकल्स हमारे जो फास्टर मूव होने लगेंगे, ठीक है। तो हमें जो बेसिकली इसमें मेन जो हमारा कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी वजह से जो हमारा रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने ये भी ऑब्जर्वेशन किया कि जो भी पार्टिकल मिक्स हो रहा था वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाता था, ठीक है। ये नहीं था कि कोई सेपरेशन लेयर नहीं बची, कोई बाउंड्री नहीं बची उन दोनों के बीच में, ठीक है। जो इंक थी वो पूरी तरीके से मिक्स हो गई थी, जो हनी था वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया था। टाइम डिपेंडेंसी अलग थी वो मैं मानता हूँ, लेकिन मिक्स हो चुके थे, ठीक है। और इंसेंस स्टिक थी वो भी पूरी तरीके से एयर में घुल चुकी थी, ठीक है, उसकी जो स्मेल थी। और जो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट लिया था सॉरी, वो भी पूरी तरीके से हमारा पानी के अंदर मिक्स आउट हो चुका था, ठीक है। इससे हमको ये मिलता है कि इनके बीच में कोई भी जो इसको पता चलता है कि इनके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इससे हमको पहली एक्टिविटी जो हमने करी थी ना कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो भी क्लैरिटी हो गई। एक और 2-3 हमको और एक्टिविटी मिल गई जिससे हमने ये प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और इसी प्रोसेस को जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, किसी भी दो डिफरेंट टाइप्स के जो मैटर होते हैं अपने आप जब वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और पहली जो इम्पॉर्टेंट टर्म आई है ना, वो बेसिकली ये आई है कि व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, है ना। तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है अपने आप, ठीक है, जैसे हमने कॉपर सल्फेट को डाल दिया था पानी में, वो अपने आप थोड़े टाइम बाद मिक्स हो गया। इंक को हमने डाल दिया था, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप मिक्स हो गई थी। तो बेसिकली इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न, ठीक है। सो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन आ गया कि जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी वो जब हीटिंग वाटर में होगी तेज, वो हीटिंग वाटर में तेज होगी या फिर कोल्ड वाटर में तेज होगी। तो इसका रीज़न सेम है,
वो हीटिंग वाटर में ही तेज होगी, क्योंकि जो हीटिंग वाटर में जो पानी के पार्टिकल्स होंगे उनका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो तेज मूव करेंगे और आसानी से चीज़ें उसमें मिक्स आउट हो जाएंगी जल्दी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या कहती है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। फिर इसी को हम एक्टिविटी से समझेंगे। पहली क्या है कि प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड 4 ह्यूमन चेयर्स एज सजेस्टेड। ठीक है, एक गेम को फील्ड में खेलना है जिसमें हमको क्या करना है, बेसिकली 4 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, और उसमें एक ह्यूमन चेन को फॉर्म करनी है। मतलब जैसे ये देख रहे हैं आप, 5 ये जो गर्ल्स हैं इनकी इन्होंने एक चैन बना दी है। इसी तरीके से आपको 5 चैनें बनानी, 3 चैन बनानी है। ठीक है, फॉर्म करनी है। ठीक है, तो पहली चेन क्या होगी, वो इस तरीके से होल्ड कर रखे होंगे एक दूसरे को स्टूडेंट्स ने, या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना। कैसे कि वो एक दूसरे को आर्म्स को भी कर लेंगे बैक साइड से और इंटरलॉक कर लेंगे। मतलब एक दूसरे की, जैसे ये ईदू मिश्री डांसर्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लेते हैं पीछे से और फिर डांस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बैक एंड लॉक आर्म कर लेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक एंड लॉक आर्म। ठीक है, पहला ग्रुप तो ये कर लेगा। सेकंड ग्रुप क्या करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ हाथ को पकड़ लेगा। ठीक है, बेसिकली वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेंगे। थर्ड ग्रुप क्या करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ एक दूसरे की एक फिंगर को टच करके फिंगर टिप को टच करेगा। ठीक है, और जो फोर्थ ग्रुप होगा स्टूडेंट का, वो क्या करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। उन 3 जो ग्रुप चेन बने हैं, पहला जो वो जिसमें उन्होंने लॉक कर लिया है एक दूसरे के हाथों को, सेकंड जो ग्रुप बना है जिसमें उन्होंने सिर्फ हैंड को, एक दूसरे के हैंड्स को पकड़ रखा है, और थर्ड जो जिसमें उन्होंने सिर्फ क्या कर रखा है, फिंगर टिप्स को टच कर रखा है एक दूसरे की। ठीक है, उन तीनों को बेसिकली तोड़ना है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि किस ग्रुप को तोड़ना आसान रहेगा और क्यों। ठीक है, या ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसे तोड़ने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करें भी ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें इन्होंने फिंगर टिप से टच कर रखा था सिर्फ, बेसिकली वो उस ग्रुप को तोड़ने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, और जिसमें हमने एक दूसरे के हैंड को पकड़ रखा था वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं और उसको थोड़ी मुश्किल आएगी तोड़ने में। और जिसमें उन्होंने बिल्कुल एक दूसरे के हाथ को लॉक कर रखा था फर्स्ट वाले केस में, उसमें तोड़ने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट को जो था उसको हम एक मैटर का पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि किस पार्टिकल्स में, किस फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा फोर्स लगा। तो केस नंबर जो 3 था, है ना, उसमें सबसे कम लगा, केस नंबर 2 में उससे ज़्यादा लगा, और केस नंबर 1 में सबसे ज़्यादा लगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रूफ हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम थियोरेटिकली और अब केमिस्ट्री के लेवल पे बात करें, तो जिस पार्टिकल्स के बीच में जितना कम स्पेस होगा, जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, उसको उतना ही तोड़ने में हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और जिस पार्टिकल्स के बीच में या जिस मैटर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा, उस चीज़ को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को हम दूसरी एक्टिविटी से समझते हैं। हमने क्या किया, एक आयरन नेल को लिया और एक हमने चॉक के पीस को लिया और एक हमने रबर बैंड को लिया। ठीक है, और हम एक दूसरे को हम क्या करेंगे, हैमर से उसको कट करेंगे, हैमर से उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे आयरन नेल को, पीस ऑफ चॉक को हम कट करने की कोशिश करेंगे और रबर बैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। तो हमको ये बेसिकली बताना है कि किस केस में, इन तीनों सब्सटेंस में किस केस में जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को किस तरीके से अटैच कर रखा है और किस में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो बेसिकली देखिए, जो अगर हम हैमरिंग की बात करें तो पहले वाले केस में जो हमने आयरन नेल लिया है तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है ना। सेकंड वाला जो केस होगा जिसमें हम पीस ऑफ चॉक लेंगे वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, और
जो रबर बैंड है वो बेसिकली स्ट्रेच होगी, तो हम उस पर कितना भी हैमरिंग करते रहें उसमें मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। थर्ड वाला जो केस आता है, मतलब सॉरी सेकंड केस जो आता है कटिंग वाला केस, तो आयरन नेल को कट करना बिल्कुल ही मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक आयरन नेल को हम सिर्फ किससे, एक सीजर से कट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। पीस ऑफ चॉक को हम कट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जो रबर बैंड था उसको हम आसानी से कट कर देंगे, ठीक है। थर्ड जो हमारा केस आया स्ट्रेचिंग वाला, तो आयरन नेल को स्ट्रेच करना मतलब उसको मोड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड, अगर पॉसिबल हुआ भी तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा हमको उसको मोड़ने के लिए। सेकंड जो हमारा आया पीस ऑफ चॉक, हम उसको थोड़े से फोर्स में ही हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और जो रबर बैंड है उसको हम थोड़ा फोर्स लगा के स्ट्रेच करेंगे तो वो बेसिकली टूट जाएगा। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं, हमने इस एक्टिविटी में ये चीज़ देखी कि तीनों केस में हमको अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें अलग अलग फोर्स की अप्लाई करना पड़ रहा है। आयरन नेल के केस में अलग है, पीस ऑफ चॉक के में अलग है, और रबर बैंड के में अलग है। अच्छा, फर्दर इसमें भी आयरन नेल वाले केस में हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग तीनों केस में अलग चीज़ें शो हो रही हैं। पीस ऑफ चॉक में भी तीनों केसेस में अलग चीज़ें शो हो रही हैं, जो कि बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही हैं, है ना। और थर्ड रबर बैंड पर भी तीनों चीज़ें अलग शो हो रही हैं। तो बेसिकली ये तीनों ही चीज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और उसके जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उनके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इससे भी हमको क्या प्रूफ हो गया कि पार्टिकल्स का जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिसका जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको उतना ही क्या कहते हैं तोड़ने में या फिर उसको ब्रेक डाउन करने में उतनी प्रॉब्लम होगी, और जिसका जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, है ना, हम उसको इतनी आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने थर्ड एक्टिविटी आई है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं, बस एक सिंपली वाटर टैप जो नॉर्मली हर जगह मिल जाता है, आपको उसको क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है, और क्या करना है, जो उसमें वो जो पानी बह रहा है, जिस स्पीड से बह रहा है उसके बीच में आपको हाथ डालना है, ठीक है, मतलब उसकी स्ट्रीम जो आ रही है, ठीक है, उसको कट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया, वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो जो पहला क्वेश्चन आया, पहला जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आया, वो नॉर्मली सब जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जो वाटर है उसकी स्ट्रीम को काट नहीं सकते हैं, है ना। सेकंड जो आया, जो कि बेसिकली थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आज की इस वीडियो का, वो ये है कि ऐसा क्या रीज़न है कि हम उसके स्ट्रीम के जो वाटर है उसको नहीं काट सकते। इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि जो उनके बीच का जो वाटर के फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इतना ज़्यादा है कि हम उसको काटने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो नहीं कटेगा। इतना फ्लो है वाटर का तेज कि हम उस पानी को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तीनों ही केस जो हमने डिस्कस किया अभी, तीनों ही एक्टिविटी जो डिस्कस करी गेम वाली, ठीक है। सेकंड हमने जो आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड वाली, एंड थर्ड जो वाटर टैप वाली करी, इन्हीं तीनों से हमको ये कंक्लूज़न मिलता है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, उसी फोर्स पे बेसिकली डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ये फोर्स होगा अट्रैक्शन किसी भी काइंड के मैटर का, वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, और जितना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो उतना ही ज़्यादा हल्का होगा, ठीक है। कंक्लूजन इज़ दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आई होप कि आपको पूरी वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, है ना। आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, पर्सनली DM करिए इंस्टाग्राम पे, है ना। लेकिन प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर करिए, क्योंकि डाउट्स अगर आप जितना छोड़ोगे आपको आगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी नहीं तो फिर अभी डाउट्स नहीं क्लियर किए ना तो फिर आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, और मैं आपको एक एक एक्टिविटी से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए, और जो नहीं आता है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, फॉलो करिए प्लीज़, बाय, टेक केयर।